हाँ तो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब। मैं मिशन 2 वाले सर आप सभी का स्वागत करते हैं इस यूट्यूब चैनल मिशन 2 पर। तो आज हम कक्षा 9वीं का, जी हाँ क्लास 9th का सोशल साइंस सामाजिक विज्ञान के 40 मोस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव सवालों को इस वीडियो में करवाने वाले हैं, जो आपके होने वाले फाइनल परीक्षा 2025 के लिए बहुत बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यदि मेरे प्यारे बच्चों आप भी जैक बोर्ड से हो और क्लास 9th में पढ़ते हो और अपना फाइनल परीक्षा 2025 में देने वाले हो, तो ये वीडियो आप लोगों के लिए है। आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखना और अपने सभी साथियों को, जितने भी आपके मित्र सहपाठी होंगे जो क्लास 9th में होंगे और अपना एग्जाम 2025 की तैयारी करेंगे, तो उन्हें इस वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो आइए शुरू करते हैं। इस वीडियो में हम आप लोगों को सोशल साइंस के, जी हाँ एसएसटी का आप लोगों को हम 40 क्वेश्चन को करवाने वाले हैं। कितने क्वेश्चन को? 40 क्वेश्चन को करवाएंगे और प्रत्येक क्वेश्चन जो है एक एक मार्क्स का आप लोगों का रहने वाला है। आप लोगों का देखिए यहाँ पे जनरल इंस्ट्रक्शन क्या दिया हुआ है, सामान्य निर्देश है ना। सभी प्रश्न को करना क्या है, अनिवार्य है। आपके एग्जाम में प्रश्न कितने पूछे जाएंगे? 40 प्रश्न पूछे जाएंगे और सभी प्रश्नों को करना आप लोगों के लिए क्या है, अनिवार्य है। और यहाँ पे आपका सोशल साइंस के आपका इतिहास से कुछ क्वेश्चन रहेगा, भूगोल से और नागरिक शास्त्र से और आपका अर्थशास्त्र है। ये चारों से आप लोगों को क्या है 10-10 सवाल रहने वाला है और बहुत 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 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है बच्चे, ठीक है, आप लोगों के एग्जाम के लिए। आइए शुरू करते हैं, हम लोग सभी प्रश्नों को देखते हैं। देखिए इसका जो सबसे पहला प्रश्न अगर देखें मेरे बच्चे, तो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, ठीक है। मैं यहाँ पे देखिए इंग्लिश और हिंदी दोनों है यहाँ पर, तो जो बच्चे हिंदी वाले होंगे हिंदी वाला क्वेश्चन देखेंगे और जो बच्चे इंग्लिश वाला होंगे वो इंग्लिश वाले क्वेश्चन को देखेंगे। सवाल है आपका, नेपोलियन बोनापार्ट कौन था? ठीक है, नेपोलियन बोनापार्ट जो था ये कौन था? जर्मनी का सम्राट, फ्रांस का सम्राट, रूस का सम्राट, इंग्लैंड का सम्राट, है ना। हु वाज नेपोलियन बोनापार्ट, है ना। किस जर्मनी का सम्राट था या फिर फ्रांस का या रूस का या इंग्लैंड का? तो नेपोलियन जो बोनापार्ट था मेरे बच्चे, वो किसका सम्राट था? तो ये फ्रांस का सम्राट था, है ना। तो ऑप्शन नंबर खा इसका राइट हो जाएगा। याद रखेंगे, फ्रांस का सम्राट कौन था? नेपोलियन बोनापार्ट था। नेपोलियन बोनापार्ट कौन था? तो आप बोलना कि फ्रांस का सम्राट था। क्लियर है यहां तक? आगे बढ़ते हम लोग नेक्स्ट सवाल पर। अगला सवाल दिया गया है, 1917 में जार शाही के पतन की घटना को क्या कहते हैं? तो ऑप्शन है फरवरी क्रांति, खूनी रविवार, अक्टूबर क्रांति, मार्च क्रांति। व्हाट इज द इवेंट ऑफ द फॉल ऑफ जार शाही इन 1917, है ना। 1917 में जार शाही के पतन की घटना को क्या कहा जाता है? तो ये जो कहा जाता है बच्चे अक्टूबर क्रांति, है ना। याद रखेंगे 1917 में जो जार शाही का पतन हुआ था उस घटना को अक्टूबर क्रांति के नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर ग इसका राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हम लोग, लेनिन कौन था? देखिए काफी फेमस सवाल बच्चों, काफी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये आपका, ठीक है, और काफी लॉलीपॉप सवाल कई बार आपके एग्जाम में पूछा गया है। लेनिन कौन था? बोल्शेविक पार्टी का नेता, अंतरिम सरकार का नेता, मेंशेविक पार्टी का नेता, उदारवादी दल का नेता। तो लेनिन जो था ये बोल्शेविक पार्टी का नेता था। याद रखेंगे ये किस पार्टी का नेता था? बोल्शेविक पार्टी का नेता था। ऑप्शन नंबर का इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे नेक्स्ट सवाल पे हम लोग 4 नंबर पे। मित्र राष्ट्र में कौन कौन से देश थे? ऑप्शन है जर्मनी, इटली, जापान, ब्रिटेन, जर्मनी, इटली, ब्रिटेन, फ्रांस, रूस, फ्रांस, जर्मनी, जापान। तो मित्र राष्ट्र में कौन कौन से देश थे? तो मेरे बच्चों आप लोगों को याद होगा कि द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था, है ना। द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था, ये कब से हुआ था? तो 1939 से 1945 तक, है ना। और इसमें जो है इस युद्ध में क्या हुआ था, पूरा विश्व 2 गुटों में बट गया था, एक मित्र राष्ट्र और एक धुरी राष्ट्र, है ना। अब यहाँ पे बोल रहा है कि मित्र राष्ट्र में कौन कौन से देश शामिल थे। तो यहाँ पे अगर मित्र राष्ट्र में देखें तो हमारा ब्रिटेन, फ्रांस और रूस, है ना, ये 3 जो थे ये मित्र राष्ट्र में थे। अब बोलेंगे सर धुरी राष्ट्र में कौन था? तो धुरी राष्ट्र में जो था ये था आपका जर्मनी, इटली, जापान, है ना। ये आपका किस में था? धुरी राष्ट्र में था। तो याद रखेंगे आप लोग, है ना, ये बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। कभी आपके एग्जाम में धुरी राष्ट्र पूछ सकता है, कभी आपका मित्र राष्ट्र, तो एक सवाल इससे रहेगा ही रहेगा। तो मित्र राष्ट्र में कौन कौन से देश शामिल? तो ब्रिटेन, फ्रांस, रूस, और धुरी राष्ट्र में जर्मनी, इटली, जापान, है ना। और अगर बात करें भारत, सर भारत कहाँ सोया हुआ था? अरे बाबू भारत जो था ना ये तो ब्रिटेन के लड़ रहा था। ब्रिटेन का ही हुकूमत था ना ये 1939 से 45 के बीच में, ब्रिटेन के अंदर था ये। आगे बढ़ते हम लोग नेक्स्ट सवाल पर। सन 1600 में भारत की कुल भूमि का कितना भाग कृषि अधीन है ना।
तो छठा भाग, पांचवा भाग, चौथा भाग, तीसरा भाग। तो इसका जो राइट उत्तर हो जाएगा आप लोगों का क्या हो जाएगा, छठा भाग। 1916 में भारत की कुल भूमि का कितना प्रतिशत जो है भाग जो है वो क्या क्या था, कृषि अधीन था, तो छठा भाग था। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल, भारतीय वन्य सेवा की स्थापना कब हुई थी? 1863 ईस्वी को, 1865 ईस्वी, 1864, 1866 को, है ना। तो ये देखिए क्या बोल रहा है, व्हेन डिड इंडियन फॉरेस्ट सर्विस स्टार्टेड, है ना, भारतीय वन्य सेवा की स्थापना कब हुआ था? तो ये हुआ था 1864 को, याद रखेंगे। वन्य सेवा का बात करेगा, वन्य सेवा की जो स्थापना की बात करेगा तो 1864 ईस्वी आप लोग याद रखेंगे, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। आगे बढ़ते मेरे बच्चे नेक्स्ट सवाल पे, भापर किसे कहा कहते हैं, है ना, ऊंचे पहाड़ों में स्थित घास के मैदान को, तटीय मैदान को, पहाड़ी क्षेत्रों में सूखे जंगल इलाका को, इनमें से कोई नहीं। तो भापर जो कहा जाता था, ये पहाड़ी क्षेत्रों में जो सूखे जंगल का इलाका था उसे भापर के नाम से जाना जाता था। तो ऑप्शन नंबर ग इसका राइट हो जाएगा। याद रखेंगे भापर किसे कहा जाता है, तो ये कहा जाता है पहाड़ी क्षेत्रों में सूखे जंगल का जो इलाका था उसे भापर के नाम से जाना जाता था। कॉमन्स किसे कहते हैं, ठीक है, साझा जमीन को, साझा जंगल को, साझा उद्योग को, इनमें से कोई नहीं। तो कॉमन्स जो कहा जाता था ये साझा जमीन को, जो साझेदारी होता है ना, बटैया, अभी हम लोग जो अपने क्षेत्र में इसको क्या नाम देते हैं, बटैया, है ना, किसको दे दिया, बटैया में दे दिया, मतलब वही साझा जमीन जो होता है, साझा जमीन करना, वही उसी को क्या बोला जाता था, कॉमन्स कहा जाता था। आगे बढ़ते मेरे बच्चे नेक्स्ट सवाल पे, क्रिकेट पिच की लंबाई कितनी होती है? ठीक है, तो ऑप्शन है 22 गज, 26 गज, 24 गज, इनमें से कोई नहीं। तो आप लोग क्रिकेट तो खेलते होंगे, है ना, कितने गज की होती है उसमें लंबाई, कितने गज का? तो ये होता है 22 गज का, याद रखेंगे, 22 गज का क्या होती है, इसकी लंबाई होती है, याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल पे हम लोग, भारत में स्वदेशी आंदोलन, है ना, भारत में स्वदेशी आंदोलन कब हुआ था? 1903 में, 1904 में, 1905, 1906। ये जो हुआ था ना 1905 में हुआ था, स्वदेशी आंदोलन जो हुआ था ये 1905 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन नंबर ग इसका राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट सवाल पे। देखिए यहाँ से आपका ज्योग्राफी का सवाल पूछा गया है, यानी भूगोल का, है ना। तो देखिए भूगोल से क्या सवाल दिया गया है यहाँ पर, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम की सीमाएं किस देश को छूती है ना। तो ऑप्शन है चीन, भूटान, नेपाल, म्यांमार। ठीक है, तो इसका जो राइट उत्तर हो जाएगा आप लोग का क्या हो जाएगा, नेपाल। नेपाल जो है मेरे बच्चे, देखो आप भारत का जब नक्शा बनाओगे ना, ऐसे ऐसे बनेगा, है ना, ठीक है, मैं अच्छे से नहीं बना पा रहा हूँ, ऐसे ही आपका नक्शा बनने वाला है, ठीक है। और यहाँ पे जो नेपाल है मेरे बच्चे, यहाँ से कौन कौन से देश को छूता है, तो ये आपका जो है किस किस राज्य को छूता है, तो ये जो नेपाल है मेरे बच्चे, ये किसको किसको छूता है, उत्तराखंड को भी छूता है, उत्तर प्रदेश यहाँ पर उसको भी छूता है, बिहार को यहाँ तक के छूता है, फिर पश्चिम बंगाल, सिक्किम की सीमाएं को क्या करती छूती है, तो नेपाल इसका राइट उत्तर हो जाएगा। याद रखेंगे नेपाल जो देश है ये सभी राज्य भारत के सीमाएं को छूती है। गोवा दक्षिण में किस स्थित पश्चिम तटीय पट्टी, है ना, तो कोरोमंडल, कन्नड़, कोंकण, उत्तरी सरकार। तो 12 का राइट आंसर हो जाएगा आपका कन्नड़, है ना। गोवा के दक्षिण में स्थित पश्चिम तटीय पट्टी जो है ये क्या क्या है, कन्नड़ है। आगे देखते हैं नेक्स्ट सवाल पे हम लोग, नर्मदा नदी का उद्गम कहाँ से है, नर्मदा नदी का उद्गम कहाँ से है, सतपुड़ा से, अमरकंटक से, ब्रह्मगिरी से, या फिर पश्चिमी घाट के ढाल से। तो नर्मदा नदी का जो उद्गम होता है ये कहाँ होता है ना, द रिवर नर्मदा हैज़ इट्स सोर्स, है ना, इसका सोर्स कहाँ से मेरे बच्चे, तो ये जो इसका सोर्स है आपका, ये आपका अमरकंटक से है। याद रखेंगे नर्मदा नदी का जो उद्गम होता है, जो निकलता है जहाँ से, उसको अमरकंटक कहा जाता है। क्या कहा जाता है, अमरकंटक से निकलता है, याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल पे मेरे बच्चे, क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा कारण भारत के उत्तर पश्चिम भाग में शीत ऋतु में होने वाली वर्षा के लिए उत्तरदायी है। ठीक है, तो कौन से कारण भारत में जो उत्तर पश्चिम भाग में शीत ऋतु होने वाली जो वर्षा होती है वो उसके किसके लिए उत्तरदायी है, चक्रवातीय अवदाब, पश्चिमी विक्षोभ, मानसून वापसी, दक्षिण पश्चिम मानसून। तो इसका जो राइट उत्तर हो जाएगा आप लोग का पश्चिमी विक्षोभ के कारण, है ना। भारत में जो उत्तर पश्चिम भाग में जो शीत ऋतु में जो होने वाला वर्षा होता है, शीत ऋतु में सोचो, शीत ऋतु में ठंडे के टाइम पे जो वर्षा होती है वो पश्चिमी विक्षोभ के कारण होती है। आगे देखते हैं हम लोग नेक्स्ट सवाल, सिनकोना के वृक्ष में
कितनी वर्षा वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं। तो सीन देखो, आप लोग को पता है पेड़ पौधे जो होते हैं सभी अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग तरीके के पेड़ पौधे पाए जाते हैं। तो सिनकोना का जो वृक्ष है ना, कौन से क्षेत्र में पाए जाते हैं, कम से कम उसमें वर्षा कितनी सेंटीमीटर की होनी चाहिए। तो जहाँ सिनकोना वृक्ष के लिए जो है ना, वर्षा का जो क्षेत्र है वो कितना पाया जाता है, तो ये आपका 100 सेंटीमीटर। तो जहाँ 100 सेंटीमीटर वर्षा होती है, यहाँ पे सवाल क्या बोला गया है, सिनकोना वृक्ष की कितनी वर्षा वाले क्षेत्र में पाए जाते हैं। तो जहाँ पे 100 सेंटीमीटर से अधिक, 100 सेंटीमीटर के आसपास आप लोग का वर्षा होता है, वहाँ पर सिनकोना वृक्ष पाया जाता है। अगला सवाल है परिणाम है, सवाल यहाँ कटा हुआ है ना, क्या है, अ लार्ज प्रोपोर्शन ऑफ चिल्ड्रेन इन अ पॉपुलेशन इन अ रिजल्ट ऑफ, है ना, मतलब बोल रहा है कि परिणाम स्वरूप, है ना, परिणाम स्वरूप जनसंख्या की दर जो है सबसे अधिक किसमें है ना, सबसे अधिक दर किसमें है ना, लार्ज पूछ रहा है, सबसे बड़ी किसमें है, हाई बर्थ रेट्स, हाई डेथ रेट्स, हाई लाइफ एक्सपेक्टेशंस, या फिर मोर मैरिज कपल्स। ठीक है, तो अगर हम बात करें सबसे ज़्यादा जो रेट है बच्चों, दर जो है ये हाई बर्थ रेट है ना, सबसे जन्म दर सबसे अधिक है, क्या है, जन्म दर जो है सबसे ज़्यादा है ना, ये याद रखेंगे। आगे देखते हैं हम लोग, ग्रीष्म अवकाश में आप यदि करवती जाना चाहते हैं तो आप किस केंद्र शासित प्रदेश जाना चाहेंगे, आप, है ना, किस क्षेत्र में जाना चाहेंगे। तो ग्रीष्म अवकाश मतलब कि आपकी गर्मी की छुट्टी होती है स्कूल में, तो आप कहाँ जाना पसंद करोगे, कौन सी केंद्र शासित प्रदेश में जाना पसंद करोगे। ठीक है, तो इसका जो राइट उत्तर हो जाएगा आप लोग का लक्षद्वीप, है ना, कहाँ जाना पसंद करेंगे हम लोग, लक्षद्वीप, ठंडे ठंडे इलाका में। चलो आगे देखते हैं हम लोग, पूर्वी घाट का सर्वोच्च शिखर, है ना, क्या होता है, अनाई मुंडी, महेंद्रगिरी, कंचनजंगा, खासी। तो इसका पूर्वी घाट का जो सर्वोच्च शिखर है वो कौन सा है, तो ये आपका महेंद्रगिरी है, याद रखेंगे, ऑप्शन नंबर खा इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखिए यहाँ पर, निम्नलिखित में कौन सा लवणीय जल वाली झील है। ठीक है, सांभर, उलर, डल, गोविंद सागर। तो लवणीय जल वाली झील जो है ये कौन सा है, इसमें अगर देखें तो ये आपका सांभर है ना, सांभर जो है लवणीय जल वाली झील है ना, मतलब कि नमकीन, ऑप्शन नंबर का इसका राइट हो जाएगा। आगे देखते हैं हम लोग, भारत में मानसून का आगमन निम्नलिखित में से कब होता है। तो प्रारंभ, अच्छा ऑप्शन कटा हुआ, ईयरली मई, है ना, ईयरली के शुरुआत में, ईयरली जून, ईयरली जून के मतलब कि शुरुआत में, और ईयरली जुलाई, या फिर ईयरली अगस्त। तो कब होता है मेरे बच्चे, भारत में जो मानसून आगमन होता है वो होता है आपका ईयरली जून में, है ना, जून में 15 जून से स्टार्ट हो जाता है हमारा यहाँ पे मानसून हमारे भारत में। चलिए अब हम लोग यहाँ तक आप लोगों को हम 20 सवाल को करवा दिए। अब हमारे पास कितने सवाल और बचे हुए, 20 सवाल और बचे हुए मेरे बच्चे। ठीक है, 20 सवाल, तो हम अभी आपको 20 सवाल करा दिए। अब आप लोग नीचे कमेंट करो कि 20 सवाल में से आप लोग कितना उत्तर कर पा रहे थे। ठीक है, और दूसरी बात मेरे बच्चे कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा तो पसंद आ रहा है इस वीडियो को तो लाइक ज़रूर करेंगे आप लोग, और एक प्यारा सा कमेंट कर देंगे आप लोग। ठीक है, अगर आपको तैयारी 2025 की करनी है इसी प्रकार लगातार हमारे चैनल के माध्यम से, तो आप एक बार लिखेंगे नीचे कमेंट में 2025, है ना, उसके बाद हमारा लगातार वीडियो आएगा। और मैं बच्चों बता देता हूं आप लोगों को कि आप लोगों की जो तैयारी 2025 का है, तैयारी 2025 एग्जाम के लिए मेरे बच्चे, ठीक है, इसमें आप लोगों को हम टोटल 8 सेट करवाए हैं। कितना, 8 से 10 मॉडल पेपर आपको हम क्या कराएंगे, यहाँ पर पूरा करवाएंगे। और ये आपका एसएसटी का पहला मॉडल पेपर है ना, हो सकता है आप दूसरा, तीसरा, चौथा, पहला आप देख लिए होंगे, है ना, और ये पहला देख रहे होंगे, क्योंकि वीडियो हो सकता है बाद में भी वॉच करेंगे, बाद में अगर आप देखेंगे तो हो सकता है कि 8 से 10 मॉडल पेपर पहले से अपलोड हो रहे होंगे। तो आप एक बार जाकर प्लेलिस्ट जाकर चेक कर लेना कि उसमें सोशल साइंस के कितने मॉडल पेपर करवाएं। पिछले बार मेरे डियर आप लोग को 2024 में जो बच्चे क्लास 10th में भी चले गए, जो पहले 9th में थे और अभी 10th में चले गए, उन लोगों को 2024 की तैयारी में हमने टोटल 7 मॉडल पेपर करवाया था। ठीक है, कितने मॉडल पेपर, हमारे मिशन 2 के माध्यम से 7 मॉडल पेपर करवाए थे, और उसमें बच्चे बहुत अच्छा किए थे। लगभग सभी सब्जेक्ट में 40-39 इस तरीके से नंबर ले आए थे वहाँ से। ठीक है, सिर्फ यहाँ एक्सटर्नल एग्जाम से, बाकी 10 मार्क्स तो आपके स्कूल से मिलता है, उसकी अलग बात है। लेकिन 40 से 39, 38 बोले थे कि हम इतना सर टिक करके आए और बहुत ज़्यादा हेल्प हुआ। तो मैं बच्चों आप लोगों को भी तैयारी करवाऊंगा। जी हाँ, 2025 की तैयारी के लिए मैं 8 से 10 मॉडल पेपर करवाने वाला हूँ। ठीक है, वीडियो को अगर बाद में देख रहे हैं तो ये 8 से 10 आप प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर लेंगे, और वीडियो को शुरू में देख रहे हैं तो आप लोग धैर्य बनाए रखेंगे और इस चैनल पर बने रहेंगे। ठीक है, आपको पूरे मॉडल पेपर करवाया जाएगा और इतना ज़्यादा आपको प्रैक्टिस करवाया जाएगा कि आप एग्जाम में एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ करके आओगे, मैं बताता हूं।
ठीक है, एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़कर खाओगे। तो चलिए, अब इसके लिए आप लोग को क्या करना है, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। जितने बच्चे हमारे चैनल पे आएंगे क्लास 9th के, उतना ज़्यादा हमारे चैनल पे क्लास 9th का वीडियो आते रहेगा। चलिए, अब अगला सवाल देखते हैं हम लोग। चिले की सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक कौन थे, है ना। तो यहाँ पे बोल रहा है कि हु वाज द फाउंडर लीडर ऑफ द सोशलिस्ट पार्टी ऑफ चिले, है ना। तो कौन था इसमें, सल्वाडोर आइंदे, पिनोसे, मिशेल बैसेले, लेक वालेसा। तो इसका जो राइट उत्तर हो जाएगा आप लोग का सल्वाडोर आइंदे। चिले की सोशलिस्ट पार्टी के जो संस्थापक थे वो कौन थे, सल्वाडोर आइंदे थे। एक्रनुमा किस देश के पहले राष्ट्रपति बने, है ना, पोलैंड का, घाना का, या फिर दक्षिण अफ्रीका का, या नेपाल का। तो एक्रनुमा जो थे ये पहले किस देश के पहला राष्ट्रपति बने थे, तो ये बने थे घाना का, है ना। तो ऑप्शन नंबर इसका खा राइट हो जाएगा। आगे देखते हैं हम लोग, इनमें से कौन सा तरीका लोकतांत्रिक नहीं है। देखो लोकतांत्रिक, देखो आप लोग तो लोकतंत्र देश में रहते हो, आप लोग को लोकतांत्रिक के बारे में बहुत अच्छे से पता होगा यहाँ पे, है ना। तो अगर हम देखें कि इसमें लोकतंत्र के पक्ष में कौन सही नहीं है, तो अदालत में पानी और अपने जीवन के अधिकार का हिस्सा बताते हुए मुकदमा दायर करना, हाँ ये कर सकते हैं, ये लोकतंत्र के पक्ष में भैया, ठीक है। तो ये तो हो सकता है, हमें नहीं पूछ रहा है। अगले चुनाव का बहिष्कार करके सभी पार्टियों को संदेश देना, है ना। तो ये भी कर सकते हैं हम लोग, अगले चुनाव को बहिष्कार करके सभी पार्टियों को संदेश देना, ये भी कर सकते हैं लोकतंत्र में। सरकारी नीतियों के खिलाफ जनसभाएं करना, जी हाँ, सरकारी नीति अगर गलत है तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग आम जनता जनसभा भी कर सकते हैं, ये भी हमारा लोकतंत्र के पक्ष में है। सरकारी अधिकारियों को पानी के लिए रिश्वत देना, भाई ये तो हमारा लोकतंत्र में नहीं कहा गया है, ठीक है। पानी के लिए रिश्वत कौन देता है, पानी तो आपको पूरे तरीके से फ्री किया गया है ना, तो इसमें तो रिश्वत नहीं दिया जाएगा, तो ये लोकतंत्र का ये नहीं है। तो ऑप्शन नंबर घ इसका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। दिक्कत है नहीं सर। आगे बढ़ते, संविधान सभा के अध्यक्ष थे, कौन थे संविधान सभा के अध्यक्ष, है ना, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बी.आर. अम्बेडकर, जाकिर हुसैन, ए.पी.जे. अब्दुल कलाम। तो संविधान सभा के जो अध्यक्ष थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, याद रखेंगे, है ना। द प्रेसिडेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूट असेंबली वाज, है ना। तो कौन था संविधान सभा के अध्यक्ष, तो ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, है ना। और संविधान को बनाने वाले कौन थे, तो ये भीमराव अंबेडकर थे। और संविधान कितने दिनों में बना था, ये आप हमें कमेंट करके बताएंगे। संविधान जो है बनने में कितना समय लगा था मेरे बच्चे, वो आप लोग हमें कमेंट करके बताएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। दक्षिण अफ्रीका का लोकतांत्रिक संविधान बनाने में इनमें से कौन सा टकराव सबसे महत्वपूर्ण था, ठीक है। दक्षिण अफ्रीका और उसके पड़ोसी देशों का, स्त्रियों और पुरुषों का, गोरे अल्पसंख्यक और अश्वेत बहुसंख्यकों का, रंगीन चमड़े वाले बहुसंख्यकों और अश्वेत। तो दक्षिण अफ्रीका में लोकतांत्रिक संविधान बनाने में इनमें से किसका टकराव सबसे महत्वपूर्ण था, तो इसमें से अगर था तो गोरे अल्पसंख्यक और अश्वेत बहुसंख्यकों का था। तो ऑप्शन नंबर ग इसका राइट हो जाएगा। भारत के चुनाव लोकतांत्रिक है, यह बताने के लिए इनमें से कौन वाक्य सही कारण नहीं देता है। देखो फिर उसी तरीके का सवाल है जो हम लोकतांत्रिक में बताएं, तो इसमें सही नहीं पूछ रहा है, ठीक है, नेगेटिव पूछ रहा है। भारत में दुनिया के सबसे ज़्यादा मतदाता हैं, हाँ ये सही बोल रहा है ना, ये तो हमारा सही कह रहा है। अच्छा ये नहीं, एक मिनट, उसके बाद भी हम लोग पढ़ लेते हैं, हो सकता है कि ये भी हो सकता है। भारत में चुनाव आयोग काफ़ी शक्तिशाली है, ये सही कारण दे रहा है। हाँ, भारत में जो चुनाव आयोग है बहुत ही शक्तिशाली। भारत में 18 वर्ष से अधिक उम्र की हर व्यक्ति मतदाता है, ये भी सही है। भारत में चुनाव हारने वाली पार्टियां जनादेश स्वीकार कर लेती है, हाँ ये भी सही है। ऑप्शन नंबर का जो हो जाएगा ये सही नहीं होगा, क्यों, क्योंकि भारत में दुनिया में सबसे ज़्यादा मतदाता ज़रूरी नहीं है, ठीक है। आपका और भी देश हो सकता है, देखो जनसंख्या की बढ़ोतरी और घटोतरी तो होते रहती है, ठीक है, तो ये ज़रूरी नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ये लोकतंत्र का अच्छा बताओ, ये लोकतंत्र का कोई परिभाषा दे रहा है, नहीं। अरे भाई ज़्यादा जनसंख्या है, ज़्यादा मतदाता है तो क्या दिक्कत है, लोकतंत्र नहीं ना है। लेकिन चुनाव आयोग काफ़ी शक्तिशाली है, 18 साल के बाद ही आप वोट दे सकते हैं, है ना। और चुनाव हारने वाली जो पार्टियां हैं वो क्या करती है, जनादेश स्वीकार कर लेती है, हाँ हमने हार चुका है। चले आगे बढ़ते हैं हम लोग। मौलिक अधिकारों के रक्षक के रूप में कौन काम करता है, भारतीय न्यायपालिका, संसद, भारत के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री। तो हमारे अधिकारों का रक्षक का काम कौन करता है, न्यायपालिका करता है। ऑप्शन नंबर का इसका राइट हो जाएगा। अगर मेरे प्यारे बच्चों आपके अधिकार का हनन होता है ना, अगर आपके अधिकार को हनन होता है, छीना जाता है, आपको अधिकार नहीं मिलता है, तो आप कहाँ जाओगे, न्याय
के लिए कहाँ जाओगे? न्याय के लिए आप कोर्ट जाओगे। इसीलिए न्यायपालिका जो है हमारे अधिकारों के क्या करती है? रक्षा करती है। अब बताइए आप, हमारा जो मौलिक अधिकार कितना है ना? अगर बात करें हम, तो आप लोग कमेंट करना कि संविधान में मौलिक अधिकारों की संख्या कितना है। ठीक है, ये आप लोग हमें नीचे कमेंट करेंगे, मौलिक अधिकारों की संख्या कितना है और कौन से एक अधिकार को हटाया गया है, ये भी आप लोग कमेंट करेंगे। मैं जानना चाहता हूँ कि आप लोग इसकी जानकारी रखते हैं कि नहीं। अगर नहीं भी रखते हैं तो आपको हम अगले वीडियो में इसके बारे में बताएंगे। ठीक है, आप लोग बस नीचे कमेंट करना, याद रहेगा, हम अगले वीडियो में आप लोग को बता देंगे। भारत के संविधान की व्याख्या का अधिकार है सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय, राष्ट्रपति, भारतीय संसद, प्रधानमंत्री। तो भारत का संविधान की व्याख्या का अधिकार है, ये किसका है? तो ये आप लोगों का हो जाएगा सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय का। ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय इसकी व्याख्या का अधिकार है। आगे बढ़ते हम लोग नेक्स्ट सवाल पर। भारतीय संविधान के अनुसार कितने प्रकार के मौलिक अधिकार अपने नागरिकों को प्रदान करते हैं? देखिए, अब सवाल आ ही गया तो मुझे बताना ही पड़ेगा इसी वीडियो में, है ना। मौलिक अधिकारों की संख्या कितना है? 6 है, याद रखेंगे। कितने अधिकार है? 6 है। तो ऑप्शन नंबर खा इसका राइट हो जाएगा, है ना। स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, है ना, यही सब आपका 6 अधिकार है आप लोग का दिया हुआ। एक देखो, पहले था 7 अधिकार, लेकिन एक अधिकार को ना हटा दिया गया। अब इस अधिकार को जो हटाया गया है, कौन से अधिकार को हटाया गया है, ये आप हमें कमेंट करके बताएंगे। चलिए, एक कमेंट तो आप लोग इसका करना जरूर। विश्व में मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? ठीक है, तो 10 जनवरी, 10 अक्टूबर, 10 दिसंबर, 10 फरवरी। तो मानवाधिकार दिवस जो मनाया जाता है वो मनाया जाता है आपका 10 दिसंबर को। ऑप्शन नंबर का इसका राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते मेरे बच्चे। पालमपुर के निकटतम बड़े गांव का नाम क्या है? ठीक है, तो पालमपुर के निकटतम बड़े गांव का नाम क्या था? शाहपुर, रायगंज, रामपुर, भरतपुर। तो ये था रायगंज, है ना। पालमपुर के जो निकटतम सबसे बड़ा गांव जो था वो रायगंज था। भारत में आधुनिक कृषि सर्वप्रथम कहाँ आरंभ हुई थी? ठीक है, तो भारत में जो है आधुनिक कृषि यानी कि मॉडर्न कृषि जो हो रहा था वो सबसे पहले कहाँ पे, सर्वप्रथम कहाँ आरंभ हुआ था? पंजाब, हरियाणा, पश्चिम उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, झारखंड। हाँ देखो, इसमें पंजाब जो है सबसे पहले नंबर पे था, इसलिए पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आधुनिक कृषि क्या की गई थी? अपनाई गई थी, है ना, मॉडर्न कृषि। तो ऑप्शन नंबर का इसका राइट हो जाएगा। अभी हमारा आधुनिक कृषि जो है मेरे बच्चे, ठीक है, आधुनिक कृषि का मतलब क्या कि आप मॉडर्न तरीके से कृषि करना, खेती करना। अभी देखिए, अभी धान का सीजन है, गेहूं का सीजन है ना, इस तरीके से धान का सीजन है। तो अभी क्या धान को ये आप लोगों को काट काट करके उसको हल बैल से, सॉरी हल बैल बोलते हैं, बैल वगैरह से, या फिर किसी कारण से उसको झड़वाना पड़ता है। तो अभी क्या है, मशीन आ गया है, जुताई के लिए भी मशीन आ गया है। क्या हो गया? आधुनिक कृषि हो गया बच्चों। ठीक है, तो अब ये हर क्षेत्रों में हो गया है। लेकिन अगर सर्वप्रथम में बात करें कि सबसे पहले जो अपनाया गया था वो पंजाब में, हरियाणा में और उत्तर प्रदेश में, पश्चिमी उत्तर प्रदेश। खरीफ फसल किस मौसम में होता है? ठीक है, खरीफ फसल देखो, एक होता है रबी फसल, एक होता है खरीफ फसल, है ना। खरीफ फसल किस मौसम में होता है? तो अभी जो सीजन चल रहा है मेरे बच्चे, ठीक है, अब खत्म होने वाला है खरीफ फसल, अब आपका रबी फसल शुरू होने वाला है। तो खरीफ फसल इसी मौसम में आपका कब होता है? तो ये आपका जो होता है वर्षा ऋतु में होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा। वर्षा ऋतु में, वर्षा ऋतु में आप लोग क्या क्या उगाते हो? तो धान उगाते हो, मक्का उगाते हो, ये सब क्या आ जाएगा? तो ये सब आपका खरीफ फसल में आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें रबी फसल का, है ना, तो रबी फसल जो होता है बच्चों, ठीक है, ये वर्षा ऋतु के बाद जो शरद ऋतु, सर्दी ऋतु जो आता है उसमें आपका क्या होता है? रबी फसल होता है। और इस रबी ऋतु होता है ना रबी फसल। और रबी फसल में क्या क्या आ जाएगा? जैसे गेहूं हो जाएगा, चना हो जाएगा, ये सब किस में आ जाएगा? है ना, गेहूं, चना, दलहन, ये सब किस में आ जाएगा? तो ये रबी फसल में आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। कौन से कारक जनसंख्या की गुणवत्ता को बढ़ाते हैं? है ना, तो देखो हमारे भारत में तो जनसंख्या बहुत है, अब इसकी गुणवत्ता कौन बढ़ाते हैं? ठीक है, कौन बढ़ाता है? साक्षरता दर, लोगों का स्वास्थ्य, कौशल निर्माण, इनमें से सभी। तो मेरे बच्चे, अगर देखिए भारत में तो बहुत ज़्यादा जनसंख्या है, अब इसकी गुणवत्ता अगर हम क्वालिटी देखते हैं अगर जनसंख्या का, तो उसमें क्या क्या देखेंगे? अगर कोई व्यक्ति साक्षर है यानी पढ़ा लिखा है तो हम बोलेंगे हाँ इसमें क्वालिटी है भाई। ठीक है, लोगों का स्वास्थ्य देखते हैं और कौशल निर्माण देखते हैं कि उसमें क्या स्किल है, क्या स्किल डेवलपमेंट है उसमें, है ना। तो ये सभी चीज़ें जो है हम लोग क्या करते हैं, जनसंख्या की गुणवत्ता को क्या करता है? ये बढ़ाता है। अब मान लो हमारा भारत में क्या हो, साक्षरता दर कमी हो जाए, मतलब पढ़ा लिखा लोग कम हो जाए, लोगों का स्वास्थ्य बिगड़ता जाए, खराब होता जाए, किसी का कौशल निर्माण ना हो, कोई स्किल डेवलपमेंट ना हो, तो क्या हमारे जो भारत की जनसंख्या की गुणवत्ता रहेगी? ना भैया, नहीं रहेगा, है ना। इसीलिए ये सभी चीज़ें, साक्षरता दर, पढ़ा लिखा,
है ना, पढ़ा लिखा लोग, लोगों का स्वास्थ्य और कौशल निर्माण, तीनों चीज क्या करता है, हमारी जनसंख्या की गुणवत्ता को बढ़ाता है। आगे देखते हैं हम लोग नेक्स्ट, भारत में बेरोजगारी अधिक होने का मुख्य कारण क्या है? अशिक्षा, अस्वास्थ्य, गरीबी, इनमें से सभी। तो इनमें से सभी हो जाएगा, है ना। भारत में आखिर बेरोजगारी अधिक क्यों हो रहा है? अशिक्षा के कारण, है ना, शिक्षित नहीं हुए लोग, अस्वास्थ्य के कारण, लोग बीमारी पड़ते जा रहे हैं हमेशा, और गरीबी के कारण। तो इनमें से सभी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। NSSO का पूरा नाम क्या है ना, तो राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम। क्या है? NSSO, है ना। इसका पूरा नाम अगर देखें मेरे बच्चे, तो इसमें जो राइट उत्तर हो जाएगा आप लोग का, क्या हो जाएगा? नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा, यानी कि राष्ट्रीय प्रतिदश सर्वेक्षण संगठन। NSSO का जो फुल फॉर्म है मेरे बच्चे, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, है ना, याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हम लोग नेक्स्ट सवाल पर। निर्धनता रेखा का निर्धारण करने की कितनी विधियां हैं? 3, 4, 2, 1। तो निर्धनता रेखा का निर्धारण करने की कितनी विधि है? तो ये आप लोगों का है 2 विधियां, है ना। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। उड़ीसा और बिहार का निर्धनता अनुपात कितना है? ठीक है, देखो ये वर्तमान समय में चेंज भी हो गया होगा। तो इसमें अगर देखें बच्चों हम लोग, ये पुराना क्वेश्चन है, तो इसमें आपका हो जाएगा 47 और 43 हो जाएगा। लेकिन अगर वर्तमान में देखें तो ये 32 और 33 है ना, 32 पॉइंट कुछ है और 33 पॉइंट कुछ है, तो याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट सवाल पर। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग अगला सवाल। 2 सवाल और हमारा बचा हुआ है बच्चों, ठीक है। तो चैनल पे अगर फर्स्ट बार आए हो तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, ताकि हमारे जैसे ही वीडियो आप लोगों का क्लास 9th की 2025 की तैयारी के लिए जैसे वीडियो आए तो आपके पास नोटिफिकेशन चला जाए। इसलिए चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लेंगे। और आप लोग शेयर करने में कंजूसी नहीं करेंगे मेरे बच्चे, शेयर जितना ज़्यादा करोगे उतना ज़्यादा यहाँ पे क्या होगा, परफॉर्मेंस दिखेगा बच्चों को, है ना। बच्चों का कमेंट दिखेगा कि हाँ बच्चे पढ़ना चाहते हैं, एक्टिव है बच्चे। तो हम क्या करेंगे, आप लोग की तैयारी के लिए हर दिन वीडियो इसी तरीके से अपलोड करते रहेंगे और आप लोग प्रैक्टिस करते रहोगे, है ना। लेकिन अगर आप लोग नहीं शेयर करोगे तो क्या होगा, बच्चे यहाँ पे एक्टिव नहीं रहेंगे, बच्चे का परफॉर्मेंस मुझे नहीं दिखेगा, जिसके कारण फिर वीडियो अपलोड होना बंद हो जाएगा। चलिए क्या है, बफर स्टॉक क्या है? सरकार द्वारा अधिप्राप्त अनाज का भंडार, गरीबी व्यक्ति द्वारा अधिप्राप्त अनाज का भंडार, अमीर व्यक्ति द्वारा अधिप्राप्त अनाज का भंडार, व्यापारी द्वारा अधिप्राप्त अनाज का भंडार। तो बफर स्टॉक जो है मेरे बच्चे, तो सरकार द्वारा जो अधिप्राप्त अनाज का भंडार जो होता है उसको हम लोग बफर स्टॉक कहते हैं। ठीक है, यानी कि बफर स्टॉक में क्या होता है कि जो अधिप्राप्त मतलब ज़्यादा जो अनाज का भंडारण वहाँ किया जाता है ना, बाद में फिर वहां से निकाल करके उसको बाद में उसे प्रयोग में लाया जाता है। आगे देखते हैं हम लोग, खाद्य असुरक्षित वर्ग कौन वर्ग है? भूमिहीन श्रमिक, पारंपरिक दस्तकार, कामगार, निराश्रित और तथा भिखारी, इनमें से सभी। तो इनमें से सभी हो जाएगा। खाद्य असुरक्षित का मतलब जिनके पास खाने पीने के लिए उतना अच्छा साधन नहीं है, ठीक है, जो एक रोटी मकान कपड़ा, ये 3 चीज़ें के लिए वो जूझ रहा है, वही क्या है इसमें, खाद्य असुरक्षित। तो इसमें तीनों है, भूमिहीन श्रमिक यानी कि जिसके पास भूमि नहीं है, ठीक है, कामगार लोग, है ना, और भिखारी लोग। तो इनमें से सभी इसका राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, घा इसका ऑल ऑफ अबव सही उत्तर हो जाएगा। तो ये बच्चों आप लोगों का एसएसटी का आप लोग का सेट 1 था, ठीक है, ये आप लोग का सेट 1 था। और एसएसटी का सेट 2 भी आप लोगों का अपलोड हो जाएगा इसी चैनल पर, ठीक है। अगर आप वीडियो को बाद में देख रहे हैं तो आप जाकर प्लेलिस्ट में एक बार जाकर चेक कर लेंगे, वहाँ पे आप लोगों का सभी सेट मिल जाएगा। मैं बता देता हूँ कि 2025 तैयारी के लिए 8 से 10 मॉडल पेपर प्रत्येक सब्जेक्ट का, एसएसटी का हो गया, साइंस का हो गया, मैथ का, हिंदी, इंग्लिश, सभी सब्जेक्ट का 8 से 10 मॉडल पेपर आपको हम क्या करेंगे, प्रैक्टिस करवाएंगे, जिससे आपका एग्जाम बहुत बेहतर से बेहतरीन हो जाए। चलिए फिर आप लोगों पे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में मेरे बच्चे। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूर शेयर करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।